विजय ने शनाया से सवाल किया था, इन पत्थर के टुकड़ों की आखिर मंजिल क्या है। शनाया ने कुछ देर तक सोचा और फिर नाम में सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन शायद कोई है जो इसका जवाब जानता है। वो यह कहकर जाने लगी तो विजय ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। विजय ने उसके पास आते हुए कहा, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, ले जाओ और इस पत्थर के टुकड़ों की मंजिल तक जाने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े तुम वह करो। अगर तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने पर भी जाना पड़े तो तुम जाने से मत हिचकिचाना। मैं यहाँ पर अनीता और बच्चों को इस बारे में पता नहीं लगने दे सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर उन्हें बहाना बनाकर इसे सच्चाई से दूर रखता हूँ। शनाया ने हाँ में सिर हिलाया और वह क्रेडिट कार्ड लेकर सीधी अनिका से मिलने के लिए चली गई। उसने पत्थर के टुकड़ों को अपने साथ ले लिया था, मगर उन्हें कपड़ों में बांध दिया था ताकि कोई और इस पत्थर के श्राप से ग्रसित ना हो। सारी बात उसने अनिका को जाकर बताई। अनिका ने यह सुना तो उसके होश अपनी जगह पर नहीं रहे। वह अपने घर की लाइब्रेरी में थी तो वहाँ पर लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिर पड़ी। शनाया ने उसे संभाला। अनिका ने खुद को संभालते हुए शनाया को कहा, कह दो मुझे कि यह सब झूठ है, यह सब सच नहीं हो सकता, क्योंकि यह बस फिल्मों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। शनाया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मेरा मन तो बहुत कुछ कर रहा है मैं इसे झुठला दूं, लेकिन हमारे सामने जो केस है उसके बाद मैं इसे झुठला नहीं सकती। तुम्हारे पास आने से पहले मैंने उन सभी लोगों के बारे में पता किया जो इस पत्थर के टुकड़े को छू चुके हैं। तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा, जिन लोगों ने भी पत्थर के टुकड़े को छुआ वह कल मारे जा चुके हैं। जो अभी तक नहीं मरा है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वह कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। मौत का कारण अजीबोगरीब चीज़ें बन रही है। कोई बीमारी की वजह से मर रहा है, कोई जहर की वजह से, तो कोई किसी को डायरेक्ट हार्ट अटैक आ रहा है, कोई तो खुद को फांसी लगा चुका है। इन सब के बाद मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अनिका ने अपने चेहरे पर परेशानी दिखाते हुए शनाया से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम जानती हो पत्थर के इन टुकड़ों की मंजिल कौन सी है जहाँ पर इन्हें जाने के बाद इस श्राप से बचा जा सकता है? शनाया ने अपने बालों को पकड़ते हुए कहा, मैं नहीं जानती हूँ। अगर मैं दिमाग लगाती हूँ तो मैं उस मंजिल को ढूंढ सकती हूँ, मगर इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मैं चाहकर भी ठीक से नहीं सोच पा रही हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर की मौत का डर बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। अनिका उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम यह अकेले नहीं कर सकती हो और ना ही मेरी मदद के साथ ये कहकर ये कर सकती हो। हमें किसी और की मदद की ज़रूरत है। हमें प्रोफेसर जावेद से इस बारे में बात करनी चाहिए। शनाया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वह दोनों प्रोफेसर जावेद से मिलने के लिए चले गए। कॉलेज जाकर उन्हें पता चला प्रोफेसर जावेद आज कॉलेज नहीं आए। इसके बाद वह उनके घर की तरफ निकल गए। प्रोफेसर जावेद के घर पर उनकी वाइफ थी, जिन्होंने बताया वह कल रात ही आनन फानन में वापस आए थे और अपना सामान उठाकर यहाँ से चले गए। उन्होंने बताया भी नहीं वह कहाँ जा रहे हैं। वह काफ़ी परेशान थे और ऐसे लग रहा था जैसे जहाँ भी जाना है वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। शनाया और अनिका दोनों घर से दूर आ गए। अनिका ने प्रोफेसर जावेद के बारे में सोचते हुए कहा, प्रोफेसर जावेद को आखिर इतनी जल्दी किस चीज़ की होगी और उन्हें किस चीज़ का डर? कहीं उन पर भी तो यह मौत का श्राप नहीं लग गया जिसकी वजह से वह आनन फानन में इसकी मंजिल ढूंढने के लिए निकल गए। शनाया ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, यह पत्थर के टुकड़े हमारे पास है तो प्रोफेसर जावेद को श्राप नहीं लग सकता। इसलिए वह अगर कहीं गए हैं तो इसके पीछे की वजह यह पत्थर के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे वजह कुछ और ही होगी, जो क्या है ये वही जानते हैं। अनिका काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही थी। प्रोफेसर जावेद उनके लिए एक रास्ता थे, मगर अब वह भी यहाँ पर नहीं थे। अनिका ने मायूस स्वर में शनाया को कहा, अगर प्रोफेसर जावेद हमारी मदद के लिए यहाँ पर नहीं है तो फिर हमारी मदद इस मुश्किल घड़ी में कौन करेगा? शनाया ने कुछ देर तक सोचा और फिर धीरे से कहा, शायद कोई है जो अभी भी हमारी मदद कर सकता है। प्रोफेसर विद्यानंद, जिन्होंने मिश्र की अलग अलग चीज़ों को खोजने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वह देहरादून में रहते हैं और उनके घर का एड्रेस उनकी लिस्ट की किताबों के पीछे है।
मुझे उनसे जाकर बात करनी होगी। अनिका हैरानी से बोली, देहरादून? यहाँ से कितना दूर है? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त दे देंगे? मुझे यह इजाज़त कभी नहीं मिलेगी। शनाया ने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इजाज़त मिल चुकी है। अगर मुझे इसके लिए दुनिया के आखिरी कोने पर भी जाना पड़ा तो भी मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुश्किल में मैं फंसी हूँ और मुझे ही इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना है। मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं अभी देहरादून के लिए निकलती हूँ और प्रोफेसर विद्यानंद से जाकर बात करती हूँ। अब हर एक पल कीमती है। वो यह कहकर प्रोफेसर विद्यानंद से मिलने के लिए निकल गई, जबकि अनिका उसके लिए प्रेयर करने लगी। घर पर विजय स्ट्रेस के मारे ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और इस वजह से उसका ध्यान बहलाना भी मुश्किल हो रहा था, मगर जैसे तैसे करके वह फैमिली मेम्बर को इस सच्चाई से दूर रख रहा था। शनाया घर पर आई और आने के बाद अपना पासपोर्ट और कुछ सामान लेकर ट्रिप का बोलकर चली गई। अनीता ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर विजय ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। जाने से पहले शनाया ने कुछ ज़रूरी चीज़ें ले ली, जैसे कि लैपटॉप, किताबें और कुछ और सामान। वो एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से देहरादून की टिकट लेकर देहरादून के लिए निकल गई। उसकी ज़िंदगी का काउंटडाउन शुरू हो गया था। आज से उसके पास पूरे 6 दिन और कुछ घंटे का वक्त ही था, जबकि उसके भाई के पास उससे 1 दिन का कम वक्त था। यानी यह मानकर चला जा सकता है कि उसका पत्थरों को मंजिल तक कम से कम अगले 5 दिनों में पहुंचना जरूरी था, वरना उसका भाई मारा जाएगा। और अगर वह छठे दिन भी यह नहीं कर पाती है तो उसकी और उसके परिवार की जान भी चली जाएगी। शनाया फ्लाइट में थी और प्रोफेसर विद्यानंद की किताबों को पढ़कर उस पत्थर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस पत्थर का जिक्र दोबारा कहीं पर भी नहीं था। शनाया को कब्र में जो नक्शा मिला था उसके बारे में उसे पता लग गया था, और यह भी पता लग गया था क्लियोपेट्रा को किसी ऐसी चीज़ की तलाश थी जिससे वह हमेशा जवान रहना चाहती थी। सब चीज़ों का जिक्र था पर पत्थर का जिक्र कहीं नहीं था। यह बात उसे इरिटेट कर रही थी। शनाया ने लैपटॉप को निकाला और उन चित्रों को दोबारा गौर से देखने लगी, मगर उसे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला। शनाया ने इरिटेट होते हुए कहा, जब मुझे अपने दिमाग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मौत का डर इंसान को पूरी तरह से पागल कर देता है, और जब उसे पता हो वह अगले 6 दिनों में मरने वाला है तब तो कहना ही क्या। शनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। उसकी आंख सीधा देहरादून जाकर खुली। देहरादून आते ही वह प्रोफेसर विद्यानंद के घर की तरफ निकल गई। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद वह एक छोटे से पहाड़ी इलाके में थी, जहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे, और ऐसे ही घरों के बीच प्रोफेसर विद्यानंद का घर था। शनाया घर पर पहुंची और घर की डोरबेल बजाई। घर का दरवाज़ा 24 साल के एक लड़के ने खोला, जो दिखने में काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। उसने वाइट कलर की कमीज़ पहन रखी थी जिसके बटन खुले थे, इस वजह से उसकी सुडौल बॉडी दिख रही थी। वह रशियन लड़कों की तरह दिखाई देता था, मगर वह इंडियन था। उसके बाल ब्राउन कलर के थे, लेकिन दाढ़ी ब्लैक कलर की थी और स्किन का टोन भी इंडियन ही था। वही उस लड़के ने शनाया को देखा तो उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ गई। इससे पहले शनाया कुछ बोलती वो लड़का बोल पड़ा, मैंने कभी सोचा नहीं था मरने से पहले मैं दुनिया में कभी इतनी खूबसूरत लड़की देखूंगा। ज़रूर तुम इस दुनिया की नहीं हो, तुम स्वर्ग से आई हो ना, तुम अप्सरा हो ना, जिसे भगवान इंद्र ने मेरी सेवा के लिए भेजा है। शनाया उसे घूरकर देखने लगी। शनाया ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और कहा, मुझे प्रोफेसर विद्यानंद से बात करनी है। उसे लड़के ने अपने कंधों को दरवाजे से लगाया और दोबारा उसी अंदाज में बोला, तब तो आपको जानकर खुशी होगी कि मैं ही प्रोफेसर विद्यानंद हूँ। शनाया ने इस बार उसे घूरकर देखने के साथ साथ हैरानी से भी देखा। उसने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोली, मगर उनकी उम्र तो 70-75 साल के आसपास है, जबकि तुम मुझे जवान लगते हो। वह लड़का हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मैं एक बहुत बड़ा खोजी रह चुका हूँ, और एक खोजी ऐसी चीज़ भी खोजता है जिससे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मेरी इस जवानी का राज एक चमत्कारी पानी है जिसे पीने के बाद मैं जवान हो गया।
शनाया को यकीन नहीं हो रहा था वह सच बोल रहा है। तभी अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, कौन है बाहर? विनम्र। इस लड़के का नाम विनम्र था। शनाया ने जब उसका नाम सुना तो अपनी आंखों को तिरछा किया और बोली, अच्छा मजाक था। अगर इस वक्त मुझे प्रोफेसर से बात नहीं करनी होती तो मैं तुम्हें ज़ोरदार थप्पड़ मारती। यह बोलकर शनाया अंदर चली गई, जबकि विनम्र ने पीछे से कहा, मेरी इजाज़त के बिना कोई मुझे छू नहीं सकता और तुम हो कि थप्पड़ मारने की बात कर रही हो। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर एक 80 साल के दिखने वाले व्यक्ति थे। उनका शरीर की चमड़ी लटक रही थी और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। सर पर बाल नहीं थे और आंखों पर उसने बड़े बड़े चश्मे लगा रखे थे। उसके हाथ आगे से मुड़ गए थे और सामने के हाथ की 2 उंगलियां सीधी नहीं थी। वो अपनी मौत के करीब थे। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? शनाया ने प्रणाम किया और सामने के आदमी को जवाब देने से पहले उससे पूछा, क्या आप प्रोफेसर विद्यानंद हैं? बस कंफर्म करने के लिए पूछ रही थी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और फिर दोबारा से सवाल किया, तुम कौन हो? शनाया ने इज्जत के साथ जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम शनाया है और मैं भूगोल की एक स्टूडेंट हूँ। मुझे पुरानी चीज़ों को ढूंढने का शौक़ है और मैं उसमें जिज्ञासा भी रखती हूँ। हाल फिलहाल में हमारे शहर में एक कब्र मिली है जिसका संबंध क्लियोपेट्रा से है। वह क्लियोपेट्रा की दासी की कब्र है और मैं उस सिलसिले में बात करने के लिए आपके पास आई हूँ। प्रोफेसर विद्यानंद खांसते हुए बोले, हम पिछले 3 दिनों से यह खबर टीवी में देखते आ रहे हैं। इस बात ने मुझे भी बहुत हैरान किया। मैं वहाँ जाना चाहता था लेकिन मेरी उम्र अब मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती। यह बात अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मिश्र के लोगों का हमारे भारत देश से क्या संबंध? उनके किसी जान पहचान वाले की कब्र यहाँ होना यह किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है। उस वक्त में भारत इतना उपयोगी देश नहीं रहा होगा, खासकर उनकी नज़रों में। शनाया ने तस्वीरें निकाली और वह तस्वीरें दिखाने लगी। इतने में विनम्र कॉफ़ी बनाकर लेकर आया और उसने शनाया को देते हुए कहा, यह टेस्टी कॉफ़ी एक खूबसूरत लड़की के लिए। प्रोफेसर विद्यानंद अपनी जगह से उठते हुए बोले, ये विनम्र है। 6 महीने पहले अपने किसी खोज के सिलसिले में मुझसे मिला था। उसी खोज को पूरा करने के बाद यह यहाँ मेरे पास आ गया, क्योंकि इसको लगता है कि मेरी मौत के बाद कोई मेरी लाश की भी इस कमरे से नहीं उठाने आएगा। ये एक कैदी है, 3 साल की सज़ा भुगत रहा है, मगर इतना होशियार है कि किसी को भी पता भी नहीं चला यह कब कहाँ पर रहता है। शनाया ने विनम्र की तरफ देखा और टोंट मारने वाले अंदाज में बोली, शक्ल से ही पता लग रहा था यह कोई मुजरिम ही होगा। विनम्र ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, तुम्हें यह नहीं दिखाई दिया? मैं यहाँ पर इनकी देखभाल कर रहा हूँ तो मैं एक अच्छा इंसान भी तो हो सकता हूँ। इससे पहले शनाया कुछ बोलती, प्रोफेसर विद्यानंद ने सभी तस्वीरों को देखते हुए कहा, यह खोज तो अपने आप में एक बड़ी खोज है। इस खोज ने एक अधूरी कहानी को और आगे बढ़ाया है। शनाया ने हैरानी दिखाते हुए पूछा, आप कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं? प्रोफेसर विद्यानंद जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, क्लियोपेट्रा के 4 सैनिकों के सफ़र और उसके चमत्कारी चीज़ की खोज की कहानी। शनाया ने इस कहानी के बारे में पढ़ चुकी थी, मगर प्रोफेसर विद्यानंद फिर से आगे बताते हुए बोले, क्लियोपेट्रा आखिरी रानी थी। उसे हमेशा जवान रहना था, मगर यह संभव नहीं था क्योंकि प्रकृति हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। फिर उसने एक चमत्कारी चीज़ के बारे में पता चला जो उसे हमेशा जवान बनाकर रख सकती थी। उसके पता चलते ही उसने अपने 4 बहादुर सैनिकों को इस चीज़ की खोज पर भेज दिया, मगर उन 4 सैनिकों को वह चीज़ नहीं मिली और वह एक औरत से बात करके वापस आ गई जिसे मौत की देवी कहा जाता है। उसके बाद से क्लियोपेट्रा पूरी तरह से पागल हो गई और फिर बाद में लापता। इतना कहकर उन्होंने कहा, मेरा अब तक का मानना था उन 4 सैनिकों को वह चीज़ नहीं मिली, इस वजह से क्लियोपेट्रा पागल हो गई थी और यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई थी। मगर नहीं, ऐसा नहीं था। कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। मौत की देवी से उन्हें वह नक्शा मिला जिससे वह हकीकत में उस चीज़ तक पहुंच सकते थे। उन्होंने क्लियोपेट्रा को इसके बारे में बताया।
क्लियोपेट्रा ने इसके बाद अपनी कुछ दासियों को और 4 सैनिकों को आगे की खोज पर भेज दिया। वह जल्दी से जवान होना चाहती थी, मगर उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई तो वह पूरी तरह से पागल हो गई। यह कहने के बाद प्रोफेसर विद्यानंद बोले, मगर यह सब एक अंदाज़ा है, कहानी कुछ और भी हो सकती है। पर इतना ज़रूर है कि कहानी चाहे कुछ भी हो, वह चीज़ जिसकी खोज के लिए 4 सैनिक गए थे वह सच में है, लेकिन क्लियोपेट्रा उसे कभी हासिल नहीं कर पाई थी। क्लियोपेट्रा के उसे हासिल करने की ख्वाहिश बस एक ख्वाहिश रह गई थी। शनाया ने हाँ में सर हिलाया और फिर पत्थर के टुकड़ों वाले कपड़े को सामने रखते हुए बोली, आप इन पत्थर के टुकड़ों को नहीं देख सकते, क्योंकि जो भी इन्हें देखेगा या फिर छुएगा वो अगले 7 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। यह हमें इसी कब्र से मिले थे। अब तक जिन लोगों ने भी इसे देखा वो मारे जा चुके हैं और अब मेरे परिवार की जान भी खतरे में है। मुझे आपकी मदद चाहिए। इसमें किसी मंजिल की बात की गई है, मगर वह मंजिल कौन सी है यह नहीं पता। प्रोफेसर विद्यानंद गंभीर चेहरे के साथ शनाया को देखने लगे। लेकिन कुछ भी बताने से पहले मुझे इसे देखना होगा। वही पास खड़ा विनम्र बोला, लगता है तुम चाहती हो लगता है तुम सुबह सुबह भांग का नशा करके आई हो। मैं मानता हूँ ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर यह सब भी पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज़ को देखने भर से 7 दिनों में मौत हो जाए। शनाया ने उसे पत्थर के टुकड़े को उठाया और उसकी तस्वीर खींचकर प्रोफेसर विद्यानंद को दिखाई। उसने विनम्र की बात को सीरियस नहीं लिया। प्रोफेसर विद्यानंद ने तस्वीर को देखकर कहा, मौत का श्राप। मैंने इस पत्थर का जिक्र एक बार पहले भी सुना था, मगर कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब पता चला यह सच में है। यह पत्थर का टुकड़ा एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक सौदे की निशानी है। जिस तरह हम किसी को सोने का सिक्का या फिर चांदी का सिक्का देते हैं, इस तरह से ये पत्थर का टुकड़ा एक सौदे की निशानी है। यह सौदा मौत की देवी के साथ किया गया था, मगर किसने किया और क्यों किया इसके बारे में आज तक पता नहीं चला। इसका संबंध भी क्लियोपेट्रा के साथ है, मगर कैसे है ये बता पाना मुश्किल है। शनाया गंभीर चेहरे के साथ बोली, इसकी मंजिल क्या है? क्योंकि इसमें लिखा है अगर इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया तब जान बच जाएगी। प्रोफेसर विद्यानंद ने निराश चेहरे के साथ जवाब दिया, मैं नहीं जानता। मैंने इस पत्थर के टुकड़े का सिर्फ जिक्र सुना है, इसके बारे में कभी ज़्यादा पढ़ा और जाना भी नहीं है। मिस्र में भी इस पत्थर के टुकड़े के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस किसी ने भी इसे देखा या फिर छुआ होगा वो इसके बारे में कुछ लिखने से पहले ही मर गया होगा। 7 दिन का वक्त बहुत कम होता है और इन 7 दिनों के वक्त में इसके बारे में इतना कुछ लिखना संभव नहीं है। शनाया ने अपने दोनों हाथ प्रोफेसर विद्यानंद के सामने जोड़े और बोली, मुझे मेरी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे परिवार की जान भी खतरे में है। प्लीज़ मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं उन सब की जान बचा पाऊँ। मुझे कैसे ना कैसे करके इसे इसकी मंजिल तक पहुँचाना है। प्रोफेसर विद्यानंद ने अपनी आंखों के चश्मे उतारते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं। इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तुम्हें उतना ही खतरनाक सफ़र तय करना होगा जितना खतरनाक सफ़र उन 4 सैनिकों ने तय किया था। तुम्हें इतिहास के गर्भ में जाना होगा, कई सारी पहेलियों को सुलझाना होगा, चीज़ों को आपस में जोड़ना होगा और उस कहानी को पूरा करना होगा जो हमारे सामने तो है मगर पूरी नहीं है और ना ही सच है। तुम यह सब अकेली नहीं कर पाओगी। शनाया ने फ़ौरन कहा, तो फिर कौन इसमें मेरा साथ देगा? क्या आप देंगे? प्रोफेसर विद्यानंद बोले, मुझसे तो चलना भी मुश्किल है, पर यह इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। उसने विनम्र की तरफ इशारा किया। ये बहादुर है, ऐसे कामों में माहिर है। तुम्हारा पुरानी चीज़ों को ढूंढना बस शौक है, जबकि इसका तो पेशा है। शनाया ने चौंकते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके साथ इसकी मंजिल तक नहीं जाना चाहती। विनम्र ने तीखे स्वर में उसे जवाब दिया, मैं भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को ढूंढता हूँ जिससे कोई कमाई हो। लोगों की भलाई करने की आदत मेरे अंदर नहीं है।
अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें जो भी करना है वह तुम खुद करना। प्रोफेसर विद्यानंद ने शनाया को कहा, बस अब यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। शनाया ने अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर की तरफ जाने लगी। प्रोफेसर विद्यानंद ने पीछे से उसे कहा, तुम इसकी मदद के बिना अकेले ये सब नहीं कर पाओगी। तुम इसे नहीं जानती हो, मगर मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटी सी सुई भी ढूंढनी हो तो यह उसे भी ढूंढ सकता है। शनाया पीछे की तरफ पलटी और विनम्र की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आते ही नोट कर दिया था इसका नेचर कैसा है। मैं मरना पसंद करूँगी, मगर मुझे इसके साथ पत्थरों की मंजिल नहीं ढूंढनी है। विनम्र ने फौरन बिना वक्त लेते हुए उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, शौक से मरना, लेकिन प्लीज़ हमारे इस घर से बाहर निकल कर मरना। मुझे लड़कियों की लाश उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। हाँ माना, तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना देखूँ। तुम काफ़ी कुछ बोल चुकी हो और इसके बाद अगर मैं मदद करने के लिए मान भी जाऊँ तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। शनाया ने कहा, मुझे नहीं लगता तुम में कोई टैलेंट है, बस तुम जुबान चलाने में माहिर हो और कुछ नहीं। शायद यही तुम्हारा टैलेंट होगा, लड़कियों को ताड़ना, उन पर लाइन मारना और अपनी जुबान से बकबक करना। विनम्र ने अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाया, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो जो मैं तुम पर लाइन मारने लगा। तारीफ़ तो मैं हर एक लड़की की करता हूँ, तो उस वजह से तुम्हारी भी कर दी। इसको अपने लिए कोई इनाम मत समझो। शनाया ने आगे उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद प्रोफेसर विद्यानंद ने विनम्र से कहा, इस लड़की को मदद की ज़रूरत है। पत्थरों से होने वाली मौत का चक्कर आगे भी फैलता चला जाएगा और अगर यह लड़की इसकी मंजिल तक नहीं पहुँच पाई तो आगे और भी कई सारे लोगों की जान चली जाएगी। शनाया के वक्त विनम्र अपने लिए भी कॉफ़ी बनाकर लेकर आया था। उसने कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहा, तो हमने इन सब का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। सबकी ज़िंदगी उनकी अपनी अपनी किस्मत पर डिपेंड करती है। अगर कोई मर जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। प्रोफेसर विद्यानंद उसके पास आए और बोले, हमारा कुछ नहीं जाता, मगर लोगों की भलाई करना हमारा काम है। पिछले 60 सालों से मैंने मिस्र के अंदर अलग अलग चीज़ों की खोज की, लेकिन उनके पीछे सिर्फ मेरी महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं लोगों की भलाई करना चाहता था और ऐसी चीज़ ढूंढकर उन्हें देना चाहता था जिससे आने वाले वक्त में उनका कुछ फ़ायदा हो। विनम्र ने प्रोफेसर विद्यानंद की बात को पूरा नहीं होने दिया और बीच में ही बोल पड़े, हाँ लेकिन मुझे इसी मतलबी दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे इससे कोई फ़ायदा देना है। अगर मेरा कुछ फ़ायदा होगा तो मैं इस खोज पर जाऊंगा, वरना मरने दो उस लड़की को, हमारा क्या जाता है। शनाया एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, मगर उसे नहीं पता था उसे आखिर जाना कहाँ है। उसके पास बस पत्थर के टुकड़े थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बीच रास्ते में ही बारिश होने लगी और शनाया वहाँ पर एक जगह पर बैठ गई। वह जहाँ पर बैठी थी वह एक बेंच था और वह भी बाहर ही था, तो वो भी बारिश में भीग रही थी। वह रोने लगी। उसने अपने परिवार को खो दिया था क्योंकि वह कभी भी उन पत्थरों की मंजिल को नहीं ढूंढ सकती थी। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही रही। तभी किसी की आवाज़ आई, यहाँ बैठकर रोने से तुम्हारे परिवार वाले नहीं बचने वाले। शनाया ने ऊपर चेहरा किया तो यह कोई और नहीं बल्कि विनम्र था। विनम्र उसे तीखी नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रों में शनाया के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी, मगर फिर भी वह यहाँ पर आया था। इसका मतलब यही था, वह उसकी मदद के लिए यहाँ पर आया था। विनम्र ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखो सीधी सी बात है, मैं बिना किसी लालच के किसी की मदद नहीं करता हूँ, ना ही खुद के लिए कोई काम करता हूँ। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे परिवार वालों लोगों की जान बच जाए तो मुझे कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए होंगे। शनाया अभी भी रो रही थी। उसने रुआ से गले से कहा, 50 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इन पत्थरों की मंजिल को ढूंढ लोगे।
हमारे पास ऐसा कोई क्लू नहीं है जिससे हमें पता चले इन पत्थरों की मंजिल को ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा। एक बार के लिए शनाया भूल गई थी विनम्र ने प्रोफेसर विद्यानंद के पास उसके साथ कैसा बिहेव किया था, क्योंकि वह दुखी थी और फिलहाल उसे अपने परिवार के लोगों की केयर थी। विनम्र घुटनों के बल शनाया के सामने बैठा और कहा, मंजिल चाहे कोई भी हो, उस तक पहुंचने का रास्ता जरूर होता है। बस उस रास्ते को ढूंढने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, जो कि तुम इस वक्त नहीं करना चाहती। मैंने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन पत्थरों की मंजिल को ढूंढकर ही रहूँगा। शनाया ने अपने आंसू साफ किए और बोली, तुम नहीं बल्कि हम। विनम्र ने अपने चेहरे पर एक स्माइल थी और फिर शनाया को वापस प्रोफेसर विद्यानंद के घर पर ले आया। शनाया ने अंदर आने से पहले विनम्र की तरफ देखा और उससे कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुमने जो बिहेव यहाँ पर पहले किया था वह मेरे साथ दोबारा मत करना। मुझे लाइन मारने वाले लड़के पसंद नहीं है, मुझे अच्छे और संस्कारी लड़के पसंद हैं। तो तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो संस्कारी बनकर रहना होगा। विनम्र ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा, ओ मैडम, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम मेरे साथ काम कर रही हो, इसलिए तुम कोई भी शर्त नहीं रख सकती, बल्कि जो भी शर्तें रखनी है वो मैं रखूँगा और मेरा ही उन्हें रखने का हक है। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो मेरा नेचर जैसा भी हो तुम्हें वो झेलना ही पड़ेगा। बस 6 दिनों की तो बात है, कौन सा हमें ज़िंदगी भर साथ रहना है। इन 6 दिनों के लिए मैं तुम्हारे लिए अपना नेचर और अपना बिहेवियर नहीं बदल सकता हूँ, तो मुझसे इस चीज़ की उम्मीद मत करना। अंदर आकर शनाया को छींकें आने लगी थी क्योंकि वह पानी से भीग गई थी। विनम्र ने उसके लिए कुछ कपड़े और कॉफ़ी का कप लेकर आया। जल्दी शनाया अपने कपड़े बदल कर आ गई। उसने विनम्र की एक कमीज़ पहनी थी, उसके साथ एक कैपरी थी जो उसकी घुटनों तक आ रही थी। दोनों ही प्रोफेसर विद्यानंद के पास बैठे थे। प्रोफेसर विद्यानंद ने शनाया को कहा, तुम मुझे असली वाले पत्थर के टुकड़े दो ताकि उन्हें देखकर बता सकूं उससे कुछ पता चलता है या फिर नहीं। शनाया ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन अगर आप उन पत्थरों को देखेंगे तो आपकी मौत भी अगले 7 दिनों में हो जाएगी। प्रोफेसर विद्यानंद मुस्कुरा पड़े, मैं वैसे ही चंद दिनों का मेहमान हूँ, मेरे उन पत्थरों को देखने से या पकड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शनाया ने विनम्र की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया, कहा कर पत्थर के टुकड़े दिखाने के लिए कह दिया। शनाया ने फिर पत्थर के टुकड़े प्रोफेसर विद्यानंद को दे दिए, जिन्हें वह देखने लगे। प्रोफेसर विद्यानंद उन टुकड़ों को देख रहे थे, तभी विनम्र ने उन्हें छीना और हंसते हुए बोला, ये तो वही पत्थर के टुकड़े हैं जिनको देखने वाला अगले 7 दिन में मर जाता है, पर मुझे यह बस कचरा लग रहे हैं। शनाया और प्रोफेसर विद्यानंद दोनों ही विनम्र की तरफ देखने लगे। शनाया ने गुस्से वाले लहजे में कहा, ये तुमने क्या किया? अब हमारे साथ साथ तुम भी अगले 7 दिनों में मर जाओगे। विनम्र ने अपने हंसने वाले अंदाज को जारी रखा और शनाया को तीखे स्वर में कहा, ये पत्थर के टुकड़े मुझे मारेंगे? मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई नहीं मार सकता है। कल को अगर भगवान भी आ गए तो वह भी नहीं। इन पत्थरों की क्या मजाल है। विनम्र का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। विनम्र खड़ा हुआ और उन पत्थर के टुकड़ों को एक माइक्रोस्कोप के पास ले गया और उन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए देखने लगा। कुछ देर तक देखने के बाद विनम्र वापस आया और शनाया को बोला, तुम मंजिल कह रही हो? मंजिल के बारे में तो इस पत्थर के अंदर पहले से बताया गया है। इसकी मंजिल क्लियोपेट्रा है, वो अब मर चुकी है, तो मतलब इसे क्लियोपेट्रा की कब्र तक लेकर जाना होगा। लेकिन सिर्फ इसे नहीं बल्कि इसके पूरे हिस्से को। शनाया और प्रोफेसर विद्यानंद दोनों ही हैरान थे कि विनम्र ने इतनी जल्दी ये बात का पता कैसे लगा लिया। विनम्र ने दोनों के चेहरे को देखा और वह समझ गया कि वह दोनों हैरान हैं। विनम्र बोला, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। इस पत्थर के टुकड़े के पीछे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जा सकते हैं। अगर तुम इन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करोगे तो साफ पता चल जाएगा। यह स्ट्रक्चर बता रहे हैं
इसे क्लियोपेट्रा के लिए बनाया गया था और इसे क्लियोपेट्रा को ही देना था। जब मैंने पत्थर के टुकड़ों को पकड़ा तो पकड़ते ही मुझे पता चल गया इसके पीछे काफ़ी कुछ बनाया गया है, बस आँखों से देखना आसान नहीं। उसने वह पत्थर के टुकड़े वापस शनाया को दे दिए। शनाया ने विनम्र से पूछा, क्या तुम्हें मिस्र के सिंबल समझने आते हैं? विनम्र ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मुझे रोमन के भी सिंबल समझ में आते हैं और इसके साथ 40 दूसरे देशों के भी। प्रोफेसर विद्यानंद तुम्हें बार बार कह रहे हैं मैं खोजी हूँ, वो ऐसे ही नहीं कह रहे। तुम्हें पता है मैं अब तक 50 करोड़ तक खजाना ढूंढ चुका हूँ और उसके लिए पता नहीं मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं। प्रोफेसर विद्यानंद ने शनाया की तरफ देखा और बोले, मैंने कहा था ना यह बहुत टैलेंटेड है। मगर इतना कहकर वह चुप हो गए तो दोनों उनकी तरफ देखने लगे। प्रोफेसर विद्यानंद बोले, मुझे नहीं लगता अब कोई हम सबको बचा पाएगा, क्योंकि क्लियोपेट्रा की कब्र तो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। पता नहीं अब तक कितने हजारों लोगों ने उसे कब्र को ढूंढने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। क्लियोपेट्रा की कब्र इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है और मुझे नहीं लगता यह कभी सुलझ पाएगा। सभी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। क्लियोपेट्रा की कब्र, यह सच में आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया था। अब विनम्र और शनाया के सामने इसे ढूंढने का टारगेट था। वह लोग उसे कैसे ढूंढेंगे यह उन्हें भी नहीं पता था और ना ही किसी और को पता है। पिछले हजारों सालों से क्लियोपेट्रा की कब्र एक अनसुलझा राज था।